चीन सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि आपकी जिंदगी और आपके दिलो दिमाग पर भी इंटरनेट की मदद से लगातार अतिक्रमण कर रहा था। आप सब जानते हैं, अगर आप अपने घर में इस समय चारों तरफ नजर डालेंगे तो घर में आपका बहुत बड़ी संख्या में सामान ऐसा होगा जो चीन में बना हुआ सामान होगा, और उसमें सबसे बड़ी जो अहम भूमिका है वो आपके मोबाइल फ़ोन की है। आप सिर्फ चीन में निर्मित मोबाइल एप्लीकेशंस का ही इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि जाने अनजाने में चीन की कंपनियों और वहाँ की सरकार को भी अपनी सभी निजी जानकारियां आप सौंप रहे थे। उदाहरण के लिए, चीन के ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन ऐप्स दूसरे ऐप्स के मुकाबले उपभोक्ताओं से यानी आपसे 45% ज़्यादा परमिशंस मांगते हैं। इनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, हेलो और शेयर इट जैसे ऐप शामिल हैं। कई मामलों में तो ये ऐप्स आपके स्मार्टफोन के कैमरा और माइक्रोफोन के इस्तेमाल की भी आपसे इजाज़त मांग लेते हैं, और आप जाने अनजाने में इन्हें इजाज़त दे भी देते हैं, क्योंकि उस समय आप इन ऐप्स को इस्तेमाल करने के लिए आप बहुत जल्दबाजी में होते हैं, जबकि इन परमिशंस की कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी ज़रूरत पड़ने पर इन एप्लीकेशंस की मदद से आपकी तमाम निजी बातचीत सुनी जा सकती है और आपके आसपास की तस्वीरें और वीडियोस भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, और ये सब कुछ बिना आपकी इजाज़त और बिना आपकी जानकारी के हो सकता है। चीन के कानून के मुताबिक सभी कंपनियों को वहां की सरकार के साथ अपना डेटा शेयर करना होता है, यानी आपका प्राइवेट डेटा चीन की सरकार के हाथ भी लग सकता है। और जैसा कि हम डीएनए में आपको कई बार बता चुके हैं कि आने वाले समय में वही देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा होगा। डेटा इज द न्यू ऑयल। अब युद्ध जीतने के लिए परमाणु बम या मिसाइलों की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ आपके डेटा का इस्तेमाल करके भी किसी दूसरे देश को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है, और यही चीन की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी रही है। चीन के ये डिजिटल विस्तारवादी नीति भारत जैसे देशों के लिए सिर्फ सुरक्षा के नजरिए से ही खतरा नहीं है, बल्कि इससे स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों को भी बहुत नुकसान हो रहा था। अब हम अमित दुबे के पास एक बार चलते हैं। अमित, जैसा कि हम बात कर रहे थे, अब जब ये 59 चाइनीज ऐप्स हमारे यूनिवर्स में नहीं रहेंगी भारत में, तो अब कल से जीवन में क्या बदलाव आएंगे, बिजनेस पर क्या बदलाव आएंगे, कैसे देखते हैं आप कल के दिन को? देखिए, बहुत ज़्यादा ऐसा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो जिस तरह की ऐप्स हैं उनके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हर किसी के अवेलेबल हैं और बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं। जैसे कि जब जूम के ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए थे और हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो 50-60 ऐसे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मिले और सारी कुछ चीज़ें नॉर्मल हो गई। तो जो भी रिस्की होता है या जो भी बैन होता है वो आप ही के फायदे के लिए होता है। जो मेजर मुझे लगता है टिकटॉक यूजर्स को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टिकटॉक ने कई सारे सेलिब्रिटीज खड़े कर दिए इंडिया के अंदर और वो थोड़ा सा हतोत्साहित होंगे, पर उसका भी ऑल्टरनेटिव निकलेगा। और ये सारी चीज़ें आपकी सिक्योरिटी से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जो आप देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं उसके मुकाबले ये सारी चीजें जो हम हंसी मजाक में ले लेते हैं टिकटॉक पर, ये कहीं नहीं ठहरती। तो इसलिए इस नुकसान को आप इतना बड़ा ना समझें, जबकि इसके आपने जो भी अपनी कैपेबिलिटीज टिकटॉक के थ्रू बनाई थी वो किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप खड़ी कर सकते हैं। लोग वैसे भी मूव कर रहे थे यूट्यूब वगैरह पे उसके थ्रू, और टिकटॉक के डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव भी आ गए हैं मार्केट में। अधिकतर जो ऐप थी वो ब्राउजर थे, जैसे मैंने क्या आपको बोला, सिक्योरिटी ऐप्स थी। इनके तो वैसे सॉल्यूशंस ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। लोग इनको क्यों यूज कर लेते थे आसानी से, क्योंकि ये एक तो फ्री होती हैं मोस्टली, और दूसरा ये कई सारी इसमें से ऐसे ऐप्स भी हैं जो प्ले स्टोर पर नहीं थी और दूसरे प्ले स्टोर से आती थी, जो वैसे ही रिस्की होता है। तो टाइम टू टाइम हम लोग एक लिस्ट निकालते थे कि इन ऐप्स को आप मत यूज कीजिए और इनसे बचिए। डेटा शेयरिंग ऐप्स जैसे शेयर इट वगैरह है या जो भी ऐप्स, इनका सब क्लाउड पर ये लोग डेटा स्टोरेज करके रखते थे और उसका भी एनालिसिस होता था। तो ये कई तरह से खतरनाक होती हैं। अभी जब 21 तारीख को आईबी का अलर्ट आया कि इंडिया के ऊपर इस तरह के अटैक बढ़ेंगे और फिशिंग अटैक्स काफी बढ़ेंगे, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज स्पेशली फार्मास्यूटिकल, बैंकिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पर काफी बढ़ी थी। तो मेरे ख्याल से ये जो काउंटर स्ट्रेटजी इंडिया ने अपनाई है ये काफी इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि उस तरह के अटैक को रोकने का और कोई हमारे पास बेटर विकल्प उस समय नहीं था। हम लोग अच्छे डिफेंस हमारे मैकेनिज्म है, कोई ऐसा नुकसान अभी तक नहीं रिपोर्ट हुआ है, लेकिन लगातार अटैक बढ़े थे। पिछले 10 दिन में देखा जाए तो 40-50 हजार सेंसिटिव अटैक्स देखे गए हैं, जो बॉट बेस्ड अटैक थे, जिसमें हमारे यहाँ से डेटा उठाने की कोशिश की गई, सर्वर डाउन करने की कोशिश की गई, डीडोस अटैक हुए। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा एक डेंट देगा उनको कि अपनी स्ट्रेटजी बदलें, चाइना इंडिया को हल्के में ना ले, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सही तरीका था। इंस्टेड ऑफ कि हम अटैक करें और उनको एक वॉर की रूप में लेके जाएं, मेरे ख्याल से दिस इज मच
बेटर एंड एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया गया है और मैं इसके लिए मेरे ख्याल से भारत सरकार को पहले ही कर देना चाहिए था। बहुत दूरगामी इसके परिणाम होंगे फॉर श्योर, बहुत दूरगामी। जी, तो बहुत दूरगामी परिणाम इसके होने वाले हैं और ये भी हम भी यही बात लगातार कह रहे हैं, अपने दर्शकों से भी ये बात कह रहे हैं। जी न्यूज़ दुनिया के 180 देशों में देखा जाता है। जो लोग भारत में हमें देख रहे हैं वो अपने नज़रिए से देखेंगे और जो लोग भारत से बाहर बैठे हैं वो अपने नज़रिए से देखेंगे। लेकिन अगर आप सामरिक दृष्टि से भी अगर देखें, स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी अगर देखें, तो ये चीन को बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर गया है और चीन ने ये सोचा नहीं होगा कि भारत की तरफ से इस तरह का जवाब उसे मिलेगा। भारत के मोबाइल ऐप बाजार में चाइनीज ऐप्स की जो घुसपैठ है ये पिछले कुछ वर्षों में बहुत बढ़ गई है। आज हम आपको इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताते हैं। मोबाइल ऐप डाउनलोड्स के मामले में वर्ष 2017 में टॉप 100 ऐप्स में सिर्फ 18 चाइनीज ऐप्स थे, लेकिन 2018 में यानी एक ही साल में टॉप 100 ऐप्स में चाइनीज ऐप्स की संख्या बढ़कर 44 हो गई। भारत में सबसे लोकप्रिय चाइनीज ऐप्स में टिकटॉक शामिल है, जिसके अकेले भारत में ही टिकटॉक के 20 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। इस बात की भी पूरी संभावना है कि आप या आपके परिवार का कोई ना कोई सदस्य टिकटॉक पर जरूर होगा और इस पर अब प्रतिबंध लग चुका है। ये बाइट डांस नामक एक चाइनीज कंपनी का ऐप है और मोबाइल फोन पर पबजी जैसा गेम खेलने वाले भारतीयों की संख्या भी 5 करोड़ से ज्यादा है और आपको गेमिंग की लत लगाने वाला पबजी भी एक चाइनीज कंपनी टेंसेंट द्वारा संचालित है। हालांकि इस पर बैन लगाए जाने की अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ पढ़कर जरूर बताना चाहता हूं कि इसके बारे में अलग अलग जगहों पर और सिर्फ भारत नहीं विदेशी मीडिया में भी इसके बारे में क्या छप रहा है। और मेरे पास एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसके अंदर यह लिखा है कि जो लिंक्स हैं बाइडू और टेंसेंट के बीच में, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी उनके लिंक्स एस्टेब्लिश हुए हैं। यानी टेंसेंट कंपनी जो कि पबजी बनाती है और बाइडू, ये सारी जो कंपनियां हैं इनके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध उजागर हो चुके हैं और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हैज एस्टेब्लिश्ड इंटरनल पार्टी कमिटीज इन लार्ज टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेज लाइक बाइडू एंड टेंसेंट टू प्रमोट पार्टी लॉयल्टी। यानी ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बाइडू और टेंसेंट जैसी कंपनियां, इन सब कंपनियों के अंदर भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने प्रतिनिधि बैठाए हुए हैं ताकि कंपनियां, उन्हें बताया जाता है कि किस तरीके से ये कंपनियां काम करेंगी और कैसे ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हितों का ध्यान रखेंगी। ये चाइनीज ऐप्स प्राइवेसी और सुरक्षा की दृष्टि से भी आपके लिए बहुत खतरनाक हैं और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। कई देश इन चाइनीज ऐप्स को पहले से ही बैन कर चुके हैं, कई देशों में ये मांग चल रही है। मार्च 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने सैनिकों द्वारा वी चैट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी। जनवरी 2018 में यूएस काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने दावा किया था, जो अभी मैंने आपको बताया, कि बाइडू जैसे चाइनीज ऐप्स के जरिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपना प्रोपेगेंडा चलाती है। दिसंबर 2017 में भी भारत सरकार ने शेयर इट समेत चीन की 42 मोबाइल फोन एप्लीकेशंस को सुरक्षा और प्राइवेसी के मद्देनजर खतरनाक घोषित किया था और अपने सैन्य बलों को इन ऐप्स के इस्तेमाल से बचने की चेतावनी भी जारी की थी। और जांच में यह भी पाया गया कि चीन की ब्यूटी प्लस और यू कैम जैसी कैमरा ऐप्स के इस्तेमाल से भी मोबाइल फोन का डेटा चोरी हो सकता है और आपके मोबाइल फोन पर साइबर अटैक हो सकता है। अगस्त 2017 में चीन ने खुद माना था कि वाइबो, वीचैट और बाइडू जैसी एप्लीकेशंस साइबर सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करती हैं। और ऐसा नहीं है कि चीन के सिर्फ मोबाइल फोन ऐप्स ही यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक मेड इन चाइना मोबाइल फोन्स के जरिए भी चीन लोगों की जासूसी करता है। चीन के मोबाइल फोन निर्माता कंपनी शाओमी पर यह आरोप अक्सर लगते रहे हैं कि वो दुनिया भर में अपने यूजर्स का डेटा गुप्त तरीके से चीन को भेजती है। और इसी कंपनी से जुड़ा हुआ एक ऐप आज उस लिस्ट में भी है जिसे भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया है। वो उसमें एक शाओमी कंपनी का भी एक ऐप है। इसलिए अब आपको
इसके मद्देनजर बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अब हम मुकेश के पास चलते हैं और मुकेश से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, मुकेश, कि अब चाइना का रिटेलिएशन इसे लेकर क्या होगा। Can you please repeat the question, please? मुकेश, आप सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल ये था कि चाइना वैसे भी बहुत बदनाम है कि वो आपका डेटा चुराता है, वो आपकी जासूसी करता है, वो आपके सर्वर्स को हैक कर सकता है। ये जो हमने किया है, अब इसका जवाब चाइना कैसे दे सकता है? चाइना डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। चाइना के पास अभी भी बहुत ग्रिप है। सिर्फ इन चंद एप्स को निकालने से ये चाइना नाम की बीमारी का अंत नहीं होगा। अभी भी जो इंडिया का मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इधर एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हमारा सारा का सारा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक जो है वो बहुत हद तक चाइनीज एप्स के ऊपर डिपेंडेंट है। चाइनीज एप्स को रिमूव करना एक बहुत अच्छा स्टार्ट तो जरूर होगा, बट चाइनीज फोन्स इस वक्त इंडियन मार्केट को बहुत मेजरली ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिनके अंदर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही चाइनीज है, तो उसका तो अंत इससे फॉर श्योर नहीं होगा। तो अब चाइना ये करेगा, जो चाइना का इनिशियल जो स्टेप होगा इस चीज के जवाब में, वो ये होगा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चाइनीज कंपनी इंडिया में ग्रिप बनाकर बैठी हैं, उनके ऊपर वो थोड़ा सा और कंट्रोल चाहेगा, क्योंकि ये जो लिस्ट है एप्स की, जो लिस्ट जो एप्स अभी बंद हुई हैं, इससे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा धक्का तो जरूर मिलेगा चाइना को, जिससे जो उनके पास रेगुलरली एक्सेस आ रहा था, डेटा आ रहा था इंडियन यूजर्स का, वो अब उनके पास आना कम हो जाएगा। तो अब वो डिपेंड करेगा उन Xiaomi जैसी कंपनीज के ऊपर जो ऑलरेडी पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया के अंदर चला रही हैं, जो कि पूरी तरह से चाइनीज है। OnePlus जैसी पॉपुलर एंड्रॉइड कंपनी भी चाइनीज है, और ऐसी ही बहुत सारी कंपनीज हैं जो मोबाइल फोन्स बेच रही हैं चाइना में, और जिनके धड़ल्ले से मोबाइल फोन्स बिक रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं और यूज हो रहे हैं इंडिया में। तो ये बहुत अच्छा स्टार्ट मैं जरूर मानूंगा, बट इसके आगे इसको और ले जाना बहुत जरूरी है। एप्स एक अच्छा स्टार्ट है, इसके बाद में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स तक चाइना के हमें बैन करने चाहिए। जी जी, जैसे ही वो हो जाएगा हमारा कंट्रोल थोड़ा बेटर होगा, हमारी खुद की पर्सनल लाइफ, पर्सनल डेटा, पर्सनल कम्युनिकेशन और प्राइवेट सिक्योरिटी पे। जी, और आप अपने स्क्रीन पर अभी जो लगातार दुनिया भर में अलग अलग जो खबरें छपी हैं, दुनिया भर के अखबारों में और मीडिया में जो अलग अलग खबरें आई हैं, वो भी अभी आपने देखा होगा। इसमें एक बात साफ आपको नजर आएगी, वो ये कि भारत नहीं, पूरी दुनिया में चीन को लेकर विश्वास की बहुत कमी है। चीन पर कोई भी देश विश्वास नहीं करता, और हर देश में चीन को लेकर इसी बात पर शक जताया जाता है कि चीन धोखेबाजी करेगा, चीन कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, या चीन उनके डेटा को चोरी कर लेगा और फिर उसका दुरुपयोग करेगा। यानी चीन के साथ धोखा शब्द हर जगह दुनिया के हर देश में जुड़ा हुआ है। चीन मतलब झूठ, चीन मतलब धोखा। बात सिर्फ चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की नहीं है, बात उस बड़े और बहुत कड़े संदेश की भी है जो इस फैसले के जरिए चीन को दिया गया है। क्योंकि सिर्फ चाइनीज ऐप्स ही नहीं, भारत में चीन के सामान की घुसपैठ अब घर घर में हो चुकी है, और आप सब इसके गवाह हैं। अभी भी आप अगर देखेंगे अपने घर में, तो आप गिन कर देखिए कि आपके घर में कितना चाइनीज सामान इस समय रखा हुआ है जो आपने अपने ही पैसे से खरीदा है।